दोस्तों बीपीएससी प्री में मेरा जो 106 मार्क्स आया था उसमें करेंट अफेयर का बहुत रोल था। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि करेंट अफेयर न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे कैसे अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको दिक्कत ना हो मार्क्स लाने में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भाई, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको डेली करेंट अफेयर पढ़ने में। अगर आप प्री के स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए 0.5 आवर, आधा घंटा के आसपास लगेगा। तो ये 26 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया न्यूज़ है, वो जल्दी से आप देख लेते हैं। वो बीपीएससी स्पेसिफिक कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, आप न्यूज़पेपर में देखें। यहाँ तक आपको रुकना नहीं है, थोड़ा समझना है क्या होता है कारगिल विजय दिवस। तो आपको पता चलेगा एक ऑपरेशन विजय चलाया था इंडियन सरकार ने, इंडियन आर्मीज वगैरह ने, और उसमें किसको निपटा दिया था, पाकिस्तानियन को मार के गिरा दिया था। ये कहाँ हुआ था, कारगिल में हुआ था। ठीक है, तो ये इतना याद रखे, आगे बढ़ गए। अब कब हुआ था, बस ये याद रखो 1999 में हुआ था। तो उसके बाद ये मैं वहाँ काम किया था एज ए BSNL JTO कारगिल में। तो मेरा पोस्टिंग था, तो मैं वार मेमोरियल में गया था, तो इमोशनल होकर यहाँ फोटो डाल दिया हूँ। दूसरा, आप जानते होंगे कि जो रेजिग्नेशन हुआ है किसका, धर्मेंद्र प्रधान का। तो भाई हम लोग को यहाँ तक खुश नहीं हो जाना, चलो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिया, नहीं भाई। हम लोग को समझना है कि जो रेजिग्नेशन दिया है, अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो रेजिग्नेशन जो दिया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया है, क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 75(2) सब क्लॉज 2। तो सब क्लॉज याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। बीपीएससी सब क्लॉज भी पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है दोस्त। तो ये याद रखना है कि 75(2) के हिसाब से इन्होंने क्या दिया, रेजिग्नेशन दिया। कैसे होता है रेजिग्नेशन, ये भी जान ले थोड़ा सा, कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना है तो ये किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा, ये पीएम को देगा। पीएम क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करके ये प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इसको मतलब इस्तीफा जो है, रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाए। तो ये जो है प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव कर देंगे, तो ये रेजिग्नेशन इनका हो जाएगा। तो आपको कमेंट करना है कि जो अभी नया जो बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो किस आर्टिकल के तहत बने हैं, अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, जैसे एक न्यूज़ चल रहा था, राजनाथ सिंह बोल रहा हूँ, कोई एक मिनिस्टर थे, वो ये बता रहे थे, आंसर दे रहे थे ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप यहाँ तक जब देख लिए कि संसद में ये बात चल रहा है, तो यहीं पे आपको रुकना नहीं है दोस्त, इसके रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना नेट पे कि क्या होता है ये। या तो उसमें भी लिखा रहता है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, लेकिन आप उसको ध्यान क्या रखना है कि वो कितना कॉस्ट का है। जैसे 81,000 करोड़ का है, ठीक है। वहाँ क्या क्या ट्राइब रहता है, तो सोमपेन निकोबारी ट्राइब रहता है। ये सब आपको वहीं पे जब आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो डेली पढ़ेंगे तो आपको याद रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पोर्ट बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, गेलेथी बे। गेलेथी बे कहाँ पे है, निकोबार में है, निकोबार में है। ठीक है, एक एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। ग्रीनफील्ड क्या होता है दोस्त, ग्रीनफील्ड मतलब जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया नया बनता है उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। जो पहले से मरम्मत हुआ या कुछ ऐसा हुआ उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। मतलब पहले से बना हुआ है, उसको मरम्मत वगैरह कर रहे हैं तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। एक पावर प्लांट भी बन रहा है जो सोलर और गैस हाइब्रिड पावर प्लांट है। ये थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ऑप्शन में दे देगा कि आपका थर्मल पावर प्लांट है, तो आपको गलती कर देना। अच्छा, ये ऐसा क्या पढ़ना है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। तो ज़्यादा बार जो अगर न्यूज़ में आता है, संसद में डिस्कशन होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बन रहा है। अच्छा, आपको यहाँ तक रुकना नहीं, ये तो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको देख लेना है कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो अगर आप BPS में पूछा भी है किसी एग्जाम में, ये देखिए यहाँ पे गलेथी है, ये हमारा निकोबार पे स्थित है। ये देखिए, ये जो इसका डिस्टेंस है इससे मलक्का से वो बहुत कम है। इसको स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है वर्ल्ड का, मतलब पैसेज यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, शिप वगैरह का। ये देखिए, ये इंडोनेशिया से कितना सटा हुआ है। देखिए, ये भारत से डिस्टेंस और इंडोनेशिया से डिस्टेंस। तो ये सब पूछ लेता है भाई UPSC और BPSC में, ठीक है। तो ये लोकेशन समझ लेना है, तो यही सब समझना है। और इसमें अगर आप देखिए, आप सोचें कि रटना पड़ेगा, नहीं भाई, कहीं नोट बनाना पड़ेगा, नहीं। अब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, लोकेशन वगैरह आपको नेट से देखना होगा। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी किसको मिला है, देखिए, देख लीजिए, सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। तो अभी अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को कब बना था। तो 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कब होता है, कहाँ है, तो पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, तो खालिद एल इनानी है, ठीक है। ये सब आपको BPSC के हिसाब से याद होना चाहिए। UPSC में है तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर तो उसमें भी याद रखना होगा, और फाउंडेशन कब हुआ उसमें भी याद रखना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये स्तूप, ये है अपना सारनाथ। सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूज़ में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से दे देंगे। तो सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ भगवान बुद्ध अपना पहला सरमन दिए थे, अपना ज्ञान जो यहाँ पहली बार यहीं पे दिए थे, इसलिए जो सरमन पहली बार दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो ये सब याद रखना, क्या याद रखना पड़ता है, ये जो बुद्धा रिलेटेड है वो तो यूपीएससी और बीपीएससी में खतरनाक तरह से इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बात हुआ है तो इंडिया में कितना यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है 45। ये मतलब 45वां है ये सारनाथ। 44 पहले से था, 44 पहले से था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये चौथा है। और ये कहाँ पे अनाउंस किया गया कि भाई ये सारनाथ भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, तो ये बुसन साउथ कोरिया में हुआ। तो आपसे पूछ देगा कि भाई 48 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ हुआ था, या फिर आपको पूछ देगा कि सारनाथ जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो किस मीटिंग, किस सेशन के तहत हुआ था और कहाँ पे था, ये सब पूछता है। क्या यूपीएससी में, क्या बीपीएससी में, सब जगह पूछता है दोस्त। उसके बाद आप अच्छा, अब ये बात आया है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है, तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये किसने बनाया था। शुरू में आप देखेंगे इसका पिलर जो बनाया था वो अशोक द ग्रेट, ये 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे और बाकी स्ट्रक्चर भी इसमें ऐड हो गया था गुप्ता एम्पायर के समय में, ठीक है। ये सब अलग से सर्च करना है, हाँ भाई आपको सर्च करना है। नहीं तो अगर आप यहाँ सर्च नहीं करेंगे तो आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना एनुअल या जो मंथली, जो किसी आपका करंट अफेयर का पीडीएफ होता है कोचिंग का, वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप 5-10 मिनट दे के सर्च कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डेली आप इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यूपी में चौथा है तो और कौन सा है, ताजमहल। अच्छा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी बीपीएससी सब में, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। अच्छा, तो ताजमहल किसने बनाया, आगरा फोर्ट किसने बनाया, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया, क्या आपको पता है कमेंट करिए। नहीं पता है तो समझ जाइए ये किसने बनाया है, ठीक है, कहीं पर देख लेना है, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने बता रहा था कि वहाँ पे कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 44 है। तो कल्चरल कितना है दोस्त, कल्चर है 36, और ये क्या है, नेचुरल 7 है, मिक्स्ड 1 है। वो मिक्स्ड अपना इंडिया में कौन है, वो है सिक्किम वाला। तो ये सब याद रखना है। क्या अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ याद रखना है कि बिहार में कितना है। बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है दोस्त, 2 है। एक माँ बोधि टेम्पल जो अपना कहाँ पे है, बोधगया में, और दूसरा कौन है, नालंदा। ये दोनों जो है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो रिमेन्स बचा है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। अच्छा देखिए, एक बिल लेके आया हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये बिल कोई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कुछ ऐसा स्टेट ऑफ, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई है, वो लेके आए हैं ये बिल। तो ये क्यों लेके आए हैं, आप जानते हैं कि इसमें जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए, ठीक है। तो ये अभी पूरा तरह से मतलब डिस्कशन नहीं हुआ है, संसद में डिस्कशन होगा तो उसको आप देख लेंगे। अब इसको लेके आप नेट पे नहीं खोजने लगेंगे भाई, ये नया नया चीज़ है, वो जब संसद में डाला जाएगा तो आपको वहाँ पे अच्छा से मिल जाएगा, तो ये नेट पे खोजने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इजराइल ने मारा किसको, अब्देल नसीर अल मकादमा। ये कौन है भाई, ये हेड ऑफ हमास लेड पुलिस फोर्स। भाई ये सब क्या पढ़ाते हो आप, सोच रहे हो भाई, आप देखोगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में तो ये सब पूछता है भाई कि कौन था हमास का हेड, उसको मार गिराया है। तो इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ और ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक। तो ये फिर आप वहाँ खोजते रहोगे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑबिटरी फोबिटरी में, तो उससे अच्छा यहीं पर रट लो भाई। तो अच्छा, रटे कैसे, इतना सारा नाम होता है, देखो कुछ ना कुछ की पॉइंट लगाना होता है। जैसे मान लो आप इजराइल मारा किसको, ये हमास लेड पुलिस फोर्स का हेड को, तो इसमें नाम देखो अब्देल नसीर, और ये मुकदमा। तो याद रखो कि भाई ये मुकदमा चला रहा था, पुलिस का हेड था, और इसी को किसने मार दिया, इजराइल ने, तो मुकदमा से याद रखो, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप, हाँ, अब गाजा पे मारा है तो आपको पता चले गाजा कहाँ है दोस्त, देखो, इसलिए मैं यहाँ से नेट से, गाजा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बीपीएससी कोई भी सिविल सर्विसेज के लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए। अब इतना युद्ध हो रहा है इजराइल और गाजा में, तो पता होना चाहिए। देखिए ये है गाजा। अब आपसे पूछ देगा कि गाजा क्या मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, तो हाँ भाई लगा हुआ है। ये देखिए ये स्ट्रिप है गाजा, ये कौन है, इजिप्ट, ये कौन है, इजराइल। तो यहीं पे हमास लोग किसे करता है फाइट,
यूएस ये इजराइल से। ये है क्या, ये है वेस्ट बैंक। देखिए ये इजराइल के ईस्ट में है लेकिन नाम है वेस्ट बैंक। क्यों नाम है भाई, ये देखिए यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और ये जॉर्डन रिवर डायरेक्ट कहाँ मिल जाता है, डेड सी में मिल जाता है। तो जॉर्डन रिवर जो है वो जॉर्डन और इजराइल को क्या एक बाउंड्री बनाता है। और ये जो वेस्ट बैंक है यहीं पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। ये जो वेस्ट बैंक है पैलेस्टीनियन यहीं पे रहते हैं। तो भाई ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, और एक बार आपको ध्यान में आ जाएगा फिर आप बार बार न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा लोकेशन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हौती ने फायर किया सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन इन 2 पोर्ट इन रेड सी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ ईरान ने कब्जा करके और यहाँ से कोई भी शिप का मूवमेंट बड़ा दिक्कत किया है। तो सऊदी अरब ने क्या सोचा कि भाई मेरे पास तेल है, हम रेड सी से भेज देते हैं। लेकिन रेड सी से नहीं भेज पा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, हौती कौन है भाई, ये ईरान का ही एक एलाई है। मतलब इसको पैसा वैसा खिला के मोटा ताज़ा करता है कि तुम मार पीट करो। अगर मेरे पे ईरान पे कोई मारता है तो तुम इधर ये जो है ना ये रेड सी और ये सऊदी का इसको परेशान करो। तो ये हौतिया वाला है, वो कहा कि चलो मैं परेशान करता हूँ। यहाँ पे हौती यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे साना इसका वो है, सना इसका कैपिटल है, वहीं पे ये कैप्चर किया हुआ है। अब ये रेड सी में अटैक करता है। अब बताइए यहाँ से तो ब्लॉकेट था ही, अब रेड सी में अटैक करेगा तो आपका कहाँ से ब्लॉकेट होगा, रेड सी से ब्लॉक हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे ब्लॉकेज है इसको क्या नाम है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट, यही है ना। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे स्ट्रेट है कौन है, बाब एल मंडेब। तो देखिए तो 2 इंस्टॉलेशन पोर्ट पे हमला किया। तो कौन सा इंस्टॉलेशन पोर्ट है, एक जिजान है एक यानबू है। ये देखिए ये जिजान है यहाँ पे और एक यानबू है। वो आप सोचोगे इतना कैसे रेट है भाई, अब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। एक बार न्यूज़पेपर देखोगे, क्योंकि देखो प्री इसको मेंस में लिखना नहीं है कि क्या लिखा हुआ था, जिजान की जिया की जान लिखा हुआ था भाई, यानबू लिखा हुआ था कि अब्बू लिखा हुआ था। ये सब आपको ध्यान नहीं, वो आप जब प्री में आप पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए तो आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, एक बार आपको लोकेशन देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये सना है, यहीं पे कब्जा किया हुआ है हौती, और ये लोग अटैक किया यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए ये आरामको बहुत फेमस और बहुत बड़ा ये है रिफाइनरी है, किसका, सऊदी का, इसलिए फेमस भी है, इसलिए मैं ये डाल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखें। देखिए यूपीएससी बीपीएससी इंटरनेशनल वाला जो आता है इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, उसको बड़ा ध्यान से देखिए भाई, लोकेशन है या किसको मार के गिरा दिया है उस सब। देखिए एक और है, ये जो फर्स्ट सीरिया विजिट बाय यूएन चीफ 17 साल में 2011 से 24। देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि सीरिया जो है वो बहुत दिन से क्या था, एक प्रेसिडेंट के अंदर था, एक प्रेसिडेंट था तनाशाह टापे रूल कर रहा था वहाँ पे। तो बहुत इसके अंदर वो हो रहा था, सिविल वार छिड़ गया था, तो इसको हटा दिया गया। किसको हटाया, इसका नाम है बशर अल असद। तो कैसे याद रखें, फिर एक नया नाम आ गया, तो याद रखना है, जैसे कुछ लगा देना, जैसे बशर अल असद है ना भाई, तो बोलो कि भाषण बना दिया था किस में, मचा दिया था किसमें, सीरिया में। तो इसको हटा दिया, कब हटाया, दिसंबर 2024 में। कब हटाया ये याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस किसको हटा दिया, बशर अल असद को। ठीक है, अच्छा हटाया तो किसको लाया होगा, तो कौन लाया, करेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो अहमद अल सरवा को सीरिया का बना दिया प्रेसिडेंट। ऐसे करके याद रखो आप। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल गया था, उसका नाम याद रखो, एंटोनियो गुटेरेस। ये जो एंटोनियो गुटेरेस है इसको कैसे याद रखिए भाई, इतना बार न्यूज़पेपर पढ़ोगे यूएन के बारे में कि वो याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, सारवा और ये असदवा और उधर कौन था, मकदमा, ये सब का नाम याद रखना चाहिए। कोई जैसे की पॉइंट आपको बता दिए। ठीक है, तो ये बात है। अब सीरिया कहाँ पे है, सीरिया देखिए यहीं पे है, ये देखिए ये है सीरिया, कहाँ गया, ये है सीरिया, दिस इज सीरिया। अच्छा, जब आप ये पढ़े थे कि यहाँ पे कौन, हौती है ना, ये ईरान का 2-3 अपना आदमी है भाई, जिसको मतलब मुसमुंडा है, वो लड़ाई करता है भाई। ये कि यहाँ पे ईरान के लिए, यहाँ पे है कौन, हौती। यहाँ पे कौन है, लेबनान में है जो हमस, इससे इजराइल से लड़ाई करता है, इसको बोलते हैं हेजबोल्ला, बोलते हैं इसको हेजबोल्ला। और ये हमस तो है ही, जो आपको दिखाया यहाँ पे, ये हमस है, ये भी ईरान इसको पैसा वैसा देता है। ये लेबनान, यहाँ पे हेजबोल्ला है, और येमेन में क्या है, हौती। ये सब ईरान के अलाई है। तो पूछ देगा तो आप वहाँ पे नींद नहीं आ जाए आपको। एक देखिए गोल्डन लैब इन ब्राज़ील टू कर्ब इलीगल माइनिंग। अब उसमें गोल्डन लैब पूछ देगा तो कुछ ऐसा मत समझ जाना भाई। इस ब्राज़ील में हो रहा है क्या था, ये देखो गोल्डन लैब बना है, गोल्ड लैब बना है। क्या है वो, एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट
वहाँ पे सेट किया है, क्योंकि इलीगल माइनिंग गोल्ड का बहुत हो रहा था इस अमेजन में, अमेजन फॉरेस्ट में। तो उससे क्या होता है, एक तो इलीगल माइनिंग कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, मेरा जंगल वंगल प्रोटेक्टेड एरिया में जाके अमेजन को काट रहे हो। इसीलिए इन्होंने वहाँ के पुलिस फोर्स ने एक लैब बनाया जहाँ फोरेंसिक से क्या करेगा, वो जो इलीगल गोल्ड पकड़ाता है उसको देखेगा कहाँ से निकाला, फिर पकड़ के बहुत मारेगा भाई। अब देखिए एक सेक्शन 301 बहुत चर्चा में है, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का है ये, क्योंकि सब जगह 60 से ज़्यादा कंट्री में ये यूज किया हुआ है और इंडिया पे भी कुछ टैरिफ लगा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इस पावर है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये आदमी है, मतलब ये संस्था है कहाँ का, यूएस का, जो सेक्शन 301 लगाता है स्टेट ट्रेड एक्ट के तहत। ये क्या करता है, ये देखता है कि देखो ये जो फोर्स्ड लेबर है, दो चीज़ देखता है, फोर्स्ड लेबर और ये एक्सेस प्रोडक्शन, ये चीज़ देखता है कि क्या आपका जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया यूएस में जो सामान, उसमें जिस कंट्री से हो रहा है क्या वहाँ पे फोर्स्ड लेबर यूज हो रहा है, वो देखता है। और एक्सेस प्रोडक्शन, क्या जो कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है यूएस, क्या वहाँ पे ये एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सेस प्रोडक्शन मतलब सब्सिडी वगैरह दे रहा है, और सब्सिडी देने से क्या होता है, सामान सस्ता हो जाता है। और यूएस में हमारा मान लीजिए इंडिया सब्सिडी दे रहा है तो इंडिया वाला सस्ता बिकेगा, लेकिन यूएस वाला तो महंगा बिकेगा क्योंकि वहाँ सब्सिडी नहीं है। तो इसलिए कुछ टैरिफ लगाता है, इंडिया पे 10% टैरिफ लगाया है और चाइना पे 12.5%। तो ये ध्यान रखना है दोस्त। ध्यान क्या रखना है कि सेक्शन 301 किससे रिलेटेड है, यूएस का है, ठीक है। ये मैं कहानी लिख दिया हूँ, तो ये सब आपको पढ़ना है, समझना है। ये देखिए, ये IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ये भी ध्यान देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इससे क्या होता है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, 50% टैरिफ लगाया था इंडिया पे, कनाडा पे लगाया था बहुत सारा ऐसा परसेंटेज, तो वो जो लगा रहे थे इसी पावर के तहत लगा रहे थे, ये ध्यान रखना बस। उसके बाद हैगिंग फेस, ये बहुत चर्चा में है। हैगिंग फेस क्या है दोस्त, एक AI का प्रोग्राम है। किसका AI का प्रोग्राम है, ओपन AI को आप जानते हो, इसका ChatGPT है, उसका ही एक प्रोग्राम है ये, इसको एजेंट भी बोलते हैं, AI एजेंट। ये एजेंट क्या करता है, जो ओपन AI सब टूल वूल बनाता है ना, उसको रखता है। लेकिन रखता तो ठीक है, इसने फिर क्या किया था AI एजेंट ने, कि अपना ही ओपन AI का जो सिस्टम है उसको हैक करने लगा था। भाई ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है, तो इसीलिए न्यूज़ में है हैगिंग फेस। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, देखिए ये अभी हल्ला, ये रेट इसके हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीट का ये हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बोला कि भाई ये सब बेरोजगार लोग हैं, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, इसलिए आता है ये, मतलब लेबर फोर्स, मतलब प्रोटेस्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है। अब BPSC UPSC हर एग्जाम में देखिएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, भाई जो एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है उनको जोड़ देना है, नीचे टोटल पॉपुलेशन, वही होता है टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब वो फोर्स, वो आदमी जो या तो जॉब ले चुका है या जॉब के लिए बेचारा घूम रहा है। तो हम लोग क्या आते हैं क्या लेबर फोर्स में, नहीं भाई, हम लोग अथी वाला है, हम लोग सन्यासी आदमी हैं, हम लोग UPSC के और BPSC की तैयारी करते हैं। तो जो तैयारी वारी करते हैं कि हम लोग जॉब तो ढूंढ नहीं रहे हैं मार्केट में जाके, तो हम लोग नहीं आएंगे लेबर फोर्स में। अच्छा, इसमें ये जो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है उसमें एज होता है 15 साल से ऊपर, यानी कि बचवा को भी डाल देना कि भाई वो भी मूवी बना रहा है। वर्कर पॉपुलेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयड वाला को लेते हैं, नीचे टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो है अनएम्प्लॉयड रेशियो क्या रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होता है जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है यहाँ वाला, और टोटल लेबर फोर्स, ये जो लेबर फोर्स मतलब एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड को नीचे डिवाइड कर देना है और ऊपर अनएम्प्लॉयड। तो नीचे पॉपुलेशन यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड बटे टोटल लेबर फोर्स। देन आपको आ जाता है, ये सर्वे है मैं डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा कि अभी हमारा कितना है, 59.3%। पूछता है क्या, पूछता है भाई कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, महिला कितना है, तो 40%, और मेल का कितना है 79%, ठीक है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो मात्र 3.1% है भाई। बाकी आप समझ लीजिए सरकार बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट रखा हुआ है। तो ये इस तरह से आप पढ़े दोस्त, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।